Friends, welcome to BNP campus. Today we will discuss वर्ण विचार, ठीक है ना। तो आज का जो हम लोग का टॉपिक है बालक, वो है वर्ण विचार का। और हम लोग इस पे विचार करने वाले आज हैं, एक एक करके विचार करेंगे, ठीक है ना। वर्ण विचार का मतलब यही है कि हम लोग आज जो पढ़ने वाले हैं वो है वर्णमाला, ठीक है ना। इसके पहले मैंने भाषा और व्याकरण की बात हम लोग कर चुके हैं, ठीक है। भाषा और व्याकरण पढ़ चुके हैं, तो अगर आप नहीं देखा वीडियो तो आप उसको देख सकते हैं, ठीक है ना। जो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बालक, वो हम लोग डिस्कस करेंगे स्वर को, ठीक है ना। लेकिन स्वर के पहले कुछ चीज़ों को हम लोग जान लेते हैं। जैसे अगर आपसे कोई पूछे कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है बालक, तो भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि होती है, ठीक है। अच्छा, यही जो ध्वनि निकलता है और इसके लिखित रूप को हम लोग वर्ण कहते हैं, ठीक है ना। यानी मैंने बोला ऐसे कि क, तो मैंने लिखा क धन अ, ठीक है। मैंने बोला म, मैंने लिखा म धन अ। ये आपका साउंड निकल रहा है, जैसे मैं बोला क, तो साउंड निकला है। अब मैंने उसको रिटन फॉर्म में लिख दिया, मैंने लिख दिया उसको, मैंने ऐसे लिख दिया क धन अ। अब मैंने लिख दिया तो ये आपका वर्ण हो गया। और जब तक मैं नहीं लिखा हूं तब तक वो आपका क्या रहेगा, वो आपका ध्वनि रहेगा। समझ रहे हैं। तो देखिए मैंने यहाँ लिखा हुआ है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई को हम लोग ध्वनि कहते हैं और इसके लिखित रूप को हम लोग वर्ण कहते हैं। क्लियर है। जैसे आपके सामने एक वर्ड लिखा है कमल, मैंने तो क धन अ धन म धन अ धन ल धन अ। अब इसमें टोटल कितनी ध्वनियां हैं, 6 ध्वनियां हैं। लेकिन अगर इसी को मैंने रिटन फॉर्म लिख दिया बालक, लिख दिया है, तो वो वर्ण हो गया। यानी जब तक लिखा नहीं जाए तब तक वर्ण नहीं होगा, जब लिख दिया जाए तो वर्ण हो जाएगा, ठीक है ना। अच्छा, एक बात और देखिए, आप जितना भी होता है बालक वर्ण, तो वर्ण एक ऐसा होता है, यानी मुख से उच्चरित ऐसी ध्वनियां जिसके अब टुकड़े नहीं किया जा सके बालक, जिसके टुकड़े नहीं किया जा सके। समझ रहे हैं। और ये भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। ये जो वर्ण होती है, अगर इसकी डेफिनेशन की हम लोग बात करें, तो मुख से उच्चरित ऐसी ध्वनियां, मैं यहाँ लिख भी दे रहा हूँ, मुख से उच्चरित उच्चरित ऐसी ध्वनियां ध्वनियां जिसके टुकड़े न किया जा सके, ठीक है, जिसके टुकड़े न किया जा सके। क्लियर है। उसे हम लोग क्या कहते हैं बालक, हम लोग वर्ण कहते हैं, ठीक है। लेकिन वो भी कब, जब रिटेन फॉर्म में रहेगा। क्लियर है। ठीक है। वर्ण की अगर हम विशेषता की बात करें, तो वर्ण को ध्वनि ही कहा जाता है, बिल्कुल कहा जाता है, क्योंकि ध्वनि का लिखित रूप ही तो वर्ण होता है। और वैसे ही वर्ण ध्वनि का ही लिखित रूप है। वर्ण के टुकड़े नहीं किए जा सकते और वर्णों के मेल से शब्द बनता है, ठीक है। जैसे मैं बोलूँ यहाँ इधर राम, तो देखिए र धन अ, अ धन म, ये आ का बनता है, ठीक है, राम, ठीक है। जैसे हम लोग लिखते हैं राम, तो एक वर्ण दोनों मिलके फिर क्या बन जाता है, वो शब्द बन जाता है, ठीक है ना, राम। जैसे कि आप लिखते हैं, जैसे श्याम लिख लीजिए, मोहन लिख लीजिए, ठीक है ना। तो ऐसे बहुत सारे वर्ण जो हैं, एक एक वर्ण मिलते हैं तो शब्द का निर्माण होता है। समझ रहे हैं। ये कुछ वर्ण की विशेषता है। क्लियर है। अब एक बात करें बालक अगर हम, तो देखिए ध्वनि से बनता है वर्ण। ध्वनि से क्या बनता है, वर्ण बनता है। क्योंकि ध्वनि के ही लिखित रूप को हम लोग वर्ण कहते हैं। और वर्णों को जब हम लोग मिला देते हैं बालक, तो वर्णों को जब मिलाते हैं तो शब्द बन जाता है। और जब शब्दों को मिलाते हैं हम लोग, तो वाक्य बन जाता है। अगर डेफिनेशन की बात करें, तो मुख से, यानी भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि होती है। और उसी इकाई को अगर हम लिख देते हैं रिटेन फॉर्म में, क्या करते हैं बालक, उसको हम लोग लिख देते हैं। जब लिख देते हैं तो वो आपका वर्ण हो जाता है, ठीक है। लेकिन सबसे छोटी सार्थक लिखित इकाई की बात कर रहा है, अगर सबसे छोटी सार्थक लिखित इकाई की बात करें, तो वो आपका हो जाएगा शब्द हो जाएगा। क्लियर है। अगर वही पूर्ण सार्थक लिखित इकाई की बात करें, तब जाके आपका वाक्य हो जाता है। क्लियर है। फिर समझिए, ध्वनि से आपका वर्ण बनता है, वर्ण से आपका शब्द बनता है और शब्द से आपका वाक्य बनता है। क्लियर है। चलिए, नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें बालक वर्णमाला की, तो वर्णमाला की अगर आप जानते होंगे, तो वर्णों के सुव्यवस्थित क्रम को, ठीक है ना, या सुव्यवस्थित क्रमबद्ध समूह को हम लोग क्या कहते हैं बालक, वर्णमाला कहते हैं, ठीक है। और स्वर की अगर डेफिनेशन की बात किया जाए, तो जो मुख से स्वतंत्र रूप से, मतलब उनमें किसी भी प्रकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होगा, ठीक है ना, वो स्वतंत्र रूप से उच्चरित होंगी। इसीलिए अंग और और अ को इसमें नहीं रखा जाता। अंग को जैसे कि अ धन, ये हो जाता है ड, और अह का अ धन ह, देख रहे हैं। इसीलिए इनको स्वर में काउंट नहीं किया जाता है, इसीलिए इनको अयोगवाह कह दिया जाता है। ये अंग और अ दोनों क्या है, अयोगवाह है। वैसे अंग को अनुस्वार कहा जाता है, ठीक है, और अह को
अयोग सॉरी विसर्ग कहा जाता है। ठीक है, समझ रहे हैं आप लोग। चलिए देखिए, अब कुछ स्वर की अगर बात करें तो देखिए सबका एक एक पेयर है बच्चा, जैसे अ आ ई उ री ए ओ औ। ठीक है ना, वैसे काउंट करेंगे अगर आप तो देखिए दो, दो चार, दो छः, 7, 8, 9, 10, 11। ठीक है ना, टोटल स्वर अगर स्वर की बात करें बालक तो ये स्वरों की संख्या कितनी हो गई? 11 हो गई। लेकिन एक बात और समझिए, जैसे अगर आपको श्रृंगार लिखना हो आप ऐसे लिखते हैं श्रृंगार, ये आपका सही माना जाएगा। ये बड़ी री है, ठीक है ना, ये छोटी री है। देखिए तो ये वाला जो री है, ये वाला री ये छोटी री है, और ये वाला जो री आप देख रहे हैं ये बड़ी री है। ठीक है, तो स्वर की संख्या की बात करें अगर तो 11 होता है। ठीक है, लेकिन अगर इनकी मात्रा की बात करें, देखिए अगर हम इसके मात्रा की बात करें, इस पे देख लेते हैं। स्वर टोटल पूछे बालक, देखिए स्वर टोटल बात करें तो स्वर टोटल 11 होते हैं, और अगर इनकी मात्रा की बात करें तो मात्रा इनकी 10 होती है। ठीक है ना, और अ का मात्रा नहीं होता। ठीक है ना, अ की मात्रा नहीं होती है। ठीक है ना, इसीलिए मात्रा कितना होता है? 10 होता है। क्लियर है? अच्छा, यहाँ मात्रा की संख्या पूछे तब 10 होगा। ठीक है ना, इस बात को ध्यान दीजिएगा, मात्रा की संख्या की बात करें तब 10 होगा। वैसे अगर पूछ दे बालक आपसे कि टोटल मात्रा कितना होता है, तो मात्रा दो ही होता है। ठीक है ना, एक होता है दीर्घ मात्रा, दूसरा होता है लघु मात्रा। क्लियर है? बोलिए। अब देखिए इस पे, तो आगे देखते हैं हम लोग। अब अगर बात करें बालक कि स्वर कितने होते हैं, ठीक है ना, तो देखिए स्वर जो होते हैं हिंदी में स्वर 11 होते हैं, संस्कृत में स्वरों की संख्या 13 होती है, पाली में स्वरों की संख्या 5 होती है, और अपभ्रंश 10 होते हैं, और अंग्रेजी में स्वरों की संख्या 5 होती है। वही वाला, ठीक है ना, ए ई आई ओ यू वाला। क्लियर है इतना? चलिए नेक्स्ट देखिए, अब फिर समझिए, अगर मात्रा पूछे ओनली वन तो आपको दो बताना है, एक दीर्घ मात्रा होती है, दूसरा लघु मात्रा होती है। और मात्रा की संख्या अगर पूछ रहा है तो मात्रा की संख्या 10 होती है, स्वर कितने होते हैं? 11 होता है। ठीक है ना, और अ का कोई मात्रा नहीं होता है। क्लियर है? और एक आपको मैंने बता ही दिया, जो अयोगवा होता है उसकी संख्या 2 होती है। ठीक है ना, एक अंग होता है, दूसरा अ होता है। इसे हम लोग बोलते हैं अनुस्वार, और इसे हम लोग बोलते हैं विसर्ग। ठीक है, चलिए मैंने वही चीज जो मैंने बताया आपको यहाँ नोट किया हुआ है कि स्वरों की संख्या कितनी हुई? 11, मात्राओं की संख्या कितनी हुई? 10, अयोगवा की संख्या 2 होती है। ठीक है ना, अगर हिंदी का विकास क्रम के बारे में अगर बात करें बालक आपसे, तो सबसे पहले संस्कृत का उद्भव हुआ था। ठीक है ना, फिर संस्कृत से पाली बनी, और पाली से प्राकृत बना, और प्राकृत से अपभ्रंश बना, और अपभ्रंश से जाके हिंदी आपकी बनी है। ठीक है ना, तो वैसे अगर आपसे कोई पूछे कि हिंदी में स्वरों की संख्या कितनी होती है, अभी मैंने आपको बताया जस्ट, देखिए तो हिंदी में कितना होता है? 11 होता है। ठीक है ना, क्लियर है? प से पाली और प से 5 होता है। ठीक है ना, और अंग्रेजी में आप लोग जानते ही हैं, अंग्रेजी में भी कितना होता है? 5 होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। मात्रा देखिए, मैंने यहाँ बताया हो कि मात्रा दो प्रकार, मात्रा सिर्फ दो ही होती है। ठीक है ना, एक लघु मात्रा होती है, दूसरा दीर्घ मात्रा होता है। ठीक, लेकिन अगर यही मात्रा की संख्या पूछे बालक तो कितना बताएंगे आप? मात्रा की जो संख्या होती है वो 10 होता है, लेकिन वही मात्रा कितनी होती है? तो मात्रा 2 होता है, लघु मात्रा और दीर्घ मात्रा। ठीक है, अब देखिए स्वरों का अगर हम लोग वर्गीकरण करें बालक कि स्वर कैसे हैं क्या हैं, तो स्वर के हम लोग इस तरीके से 5 डिवाइड में हम लोगों ने किया है। जैसे उच्चारण काल के आधार पे, जैसे उच्चारण काल के आधार पे हम लोग बोलते हैं ना कि याद होगा आपको, ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। ठीक है, फिर जीभ के आधार पर भी होता है, नाक व मुंह से वायु के आधार पर, और मुख द्वार के खुलने के आधार पर, होठ की स्थिति के आधार पर। ठीक है, जैसे उच्चारण काल के आधार पर अगर हम बात करें बालक तो 3 होता है, एक ह्रस्व स्वर हो गया, दूसरा दीर्घ स्वर हो गया। ह्रस्व स्वर का मतलब क्या होता है? इसमें सिर्फ और सिर्फ 4 आता है बालक। ठीक है ना, जिसमें एक मात्रा का समय लगता है। कितनी मात्रा का समय लगता है? एक मात्रा का समय लगता है, जैसे कि अ, ई, उ और री। ठीक है, और दीर्घ स्वर में जिसमें आपको एक मात्रा से अधिक लगता है, यानी द्विमात्रिक इसको हम लोग कह सकते हैं। ठीक है ना, कितना कह सकते हैं हम लोग? द्विमात्रिक। जैसे देखिए, अब इन चारों को छोड़ दीजिए, बाकी जितने बच गए, देखिए आ हो गया, इसका बड़ी ले लीजिए आप, इसका बड़ा ले लीजिए, और ए और ए। ठीक है ना, ओ और औ। ठीक है, इधर दिख नहीं लगा तो इधर मैं लिख दे रहा हूँ द्विमात्रिक। ठीक है ना, देखिए जैसे कि
आ, बड़ी, बड़ाऊ, ए, ओ, औ। ये आपका हो गया दीर्घ मात्रा, ठीक है ना। अच्छा, मैं इसको क्लियर कर दे रहा हूँ, इधर हो सकता है नहीं दिख रहा होगा आपको। ठीक है, देखिए अभी मैं आपको बता रहा हूँ फिर से एक बार। ठीक है, देखिए अभी। तो उच्चारण काल के आधार पे बालक, जो हम लोग पढ़ेंगे स्वरों की संख्या, तो स्वरों की संख्या 3 हो जाती है। कितना हो जाता है? 3 हो जाता है, ठीक है ना। देखिए जैसे पहला की अगर हम लोग बात करें बालक, तो ह्रस्व स्वर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ह्रस्व स्वर, ठीक है ना। और ह्रस्व स्वर की संख्या कितनी होती है? 4 होती है। जैसे कि अ, ई, उ, री हो जाता है, ठीक है। अगर यही बात करें हम लोग दीर्घ स्वर की, ठीक है, देखिए दीर्घ स्वर की, तो 7 हो जाता है, ठीक है ना। कौन कौन? देखिए जैसे कि अ से हो गया बड़ा आ की मात्रा, और इधर हो गया बड़ी ई, फिर बड़ा ऊ, ठीक है। अब देखिए फिर आपका हो गया ऐसे ए, फिर ए, फिर ओ, फिर औ, ठीक है ना। क्लियर हो गया। अब इसी का एक और आता है बच्चा, जिसको हम लोग प्लुत स्वर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्लुत स्वर बोलते हैं, लुप्त स्वर भी कह लेते हैं हम लोग, ठीक है ना, कभी कभी। ठीक है। अब देखिए इसका क्या होता है बच्चा, जैसे हम लोग अ, ऐसा लिखते हैं, इसका जो निशान होता है वो ऐसे करके होता है, ठीक है। जैसे हम लोग बोलते हैं, कभी कभी चिल्लाते हैं, हे राम। देखिए हम लोग बोलते हैं हे राम, तो हम तो राम ऐसे लिख दिए, लेकिन बोला जाता है ऐसे राम, ऐसे भी लिखा जाता है, ठीक है ना। तो ये जो चिन्ह होता है बच्चा, इसको हम लोग एक और नाम से जानते हैं, अवग्रह। इसको किस नाम से जानते हैं हम लोग? अवग्रह के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। और ऐसे भी लिखा जाता है। अगर आपको ऐसे लिखा मिले ओम, ये भी सही होगा, ठीक है ना। और ऐसे भी रहे तब भी सही होगा। क्लियर है? आइए देखिए, वही चीज मैंने यहाँ नोट किया हुआ है कि मात्रा और उच्चारण काल के आधार पर स्वरों के भेद, ठीक है ना। तो जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय या एक मात्रा काल का समय लगता हो, जिसे खींचकर नहीं बोले जाते हो, उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं? ह्रस्व स्वर, ठीक है। और ह्रस्व स्वर की संख्या कितनी होती है बच्चा? 4 होती है। अ, ई, उ, री, समझ रहे हैं। और इनकी संख्या क्या होती है? 4। और इन्हें एक मात्रिक स्वर भी कहते हैं। एक मात्रिक स्वर भी आप कह सकते हैं। क्लियर है? अब देखिए, जैसे अगर बात करें हम लोग दीर्घ स्वर की, तो दीर्घ स्वर जो होता है बच्चा, जिनमें हम लोग खींच के थोड़ा सा बोलते हैं, और उसे हम लोग द्विमात्रिक स्वर भी कहते हैं, ठीक है ना। और इनकी संख्या 7 होती है। इनकी संख्या कितनी होती है? 7 होती है। बड़ा, बड़ी, उ, ए, ओ, औ। क्लियर है? इनकी संख्या 7 होती है, ठीक। अब एक आता है बच्चा, जिसको हम लोग, अभी मैंने आपको बताया, प्लुत स्वर कह लीजिए या लुप्त स्वर कह लीजिए, ठीक है ना। और इसे त्रिमात्रिक स्वर कहा जाता है, ठीक है ना। देखिए जैसे इसमें आप गिनते जाइए, 1 2 3 4, इसमें बढ़ता जाता है, ठीक है ना। जैसे ओम लिखा जाता है, इसका निशान इसी तरीके से होता है बालक, ठीक है ना, जैसा मैंने अभी आपको बताया। अच्छा, और इनका प्रयोग ना इस समय हिंदी में तो बिल्कुल नहीं किया जा रहा है, ठीक है ना। इसका प्रयोग हम लोग अधिकतर संस्कृत में कर रहे हैं बच्चा, ठीक है। इसका प्रयोग हम लोग अधिकतर कहाँ करते हैं? संस्कृत में करते हैं। और इसका नाम जो होता है, एक बार मैं फिर बता दे रहा हूँ, इसका नाम जो होता है बालक, वो होता है अवग्रह। समझ रहे हैं आप लोग? अच्छा, अब हम लोग बात करेंगे बालक, जीभ के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। तो जीभ के आधार पर बालक आपको समझना है, 3 होता है, ठीक है ना। एक अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर, ठीक है। याद करने का बड़ा सिंपल तरीका मैं बता रहा हूँ आपको। देखिए मध्य में आप बोलिए, देखिए अ, देखिए यहाँ से निकल रहा है ना अ, ये मध्य स्वर हो गया। अभी देखिए सबसे पहले अ बनाने के लिए हम लोग क्या लिखना पड़ता है? ऐसे 3 लिखना पड़ता है। बात समझ में आ रही है? देन इसके बाद ही तो हम ऐसे इसमें एक डंडा खींच, पाई खींचते हैं, फिर इसके बाद डंडा खींचते हैं, और ये बन जाता है अ। तो ये तो हो गया आपको मध्य स्वर, ठीक है ना। अब इसी 3 से बने हुए जितने भी आपको दिख रहे हैं, वो सबके सब पश्च स्वर होते हैं आपके। जैसे देखिए आ बनाने के लिए सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा? 3 ऐसे लिखना पड़ेगा। वो भी देखिए 3 जैसा बना है, ये भी देखिए 3 जैसा, ये भी देखिए 3 जैसा, और ये भी देखिए 3 जैसा। बाद में तो इसको हमने ऐसे जोड़ा और ऐसे किया, फिर इसमें हमने जोड़ा ऐसे किया, फिर ऐसे किया इसमें, और इसमें तो था ही, और इसमें ऐसे किया हमने, ठीक है। तो मध्य स्वर तो हो गया बच्चा आपका अ, एक आपको याद कर लेना है। अब इसी के जैसा जितना भी बना है वो सबके सब पश्च स्वर हो गए। तो अब आपको अग्र स्वर याद करने की जरूरत ही नहीं है। यानी देखो टोटल तो बच्चा बच जाता है आपका, स्वर 11 ही तो होता है ना। और 11 में आपने एक याद कर लिया कि अ जो होता है वो मध्य स्वर होता है, निकलता है मध्य से, बीच से। जैसे हमने बोला अ, निकला बीच से हमारे,
लेकिन पस्त स्वर की अगर हम बात करें बालक, तो इसी के जैसा यानी 3 के आकार का ही जितने भी आपको मिलेंगे वो सबके सब पस्त स्वर हो जाएंगे। तो जाहिर सी बात है अग्र स्वर को आपको लर्न करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि इसमें टोटल 11 होते ही होते हैं और जीभ को रचना भी कहा जाता है, ठीक है ना। चलिए, तो कोई पूछे कि जीभ के प्रयोग के आधार पर स्वरों का वर्ण कितना है, तो 3 प्रकार का ये क्वेश्चन पूछा भी गया, ठीक है ना। कितने प्रकार का है, 3 प्रकार का, अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। देखिए आगे, मुख द्वार के खुलने के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। विपरीत स्वर दिया है पहला। विपरीत स्वर का मतलब होता है खुला होना। देखिए, आपको याद करने की जरूरत नहीं है बालक, इसको आप खुद बोल के ट्राई करके देखिए। जैसे बोलेंगे आप, जैसे जैसे होगा आपको वैसे आंसर देना है। जैसे मैंने बोला आ, देखिए पूरा का पूरा मुंह खुल रहा है, बोलिए बोलिए आ, देखिए पूरा का पूरा मुंह खुल गया। अर्थात ये कौन सा स्वर है, ये विपरीत स्वर है, ठीक है ना। आ, अच्छा बोला है कि अब अर्ध विपरीत क्या होता है, तो देखिए अर्ध विपरीत मतलब आधा खुला। बोलो देखिए ए, औ, औ, समझ रहे हैं। अच्छा एक बात और समझिए, इसको याद करने का 2 तरीका मैं बता दूं आपको, ठीक है ना। पहला तो आप इसको याद कर लीजिए कि विपरीत स्वर जो होता है वो आ होता है, विवृत यानी कि पूरा का खुला हुआ। और इसके बाद अर्ध समरी, जैसे हम लोग किसी को बुलाते हैं ओए इधर आओ, अब देखिए ये ओए, सिंपल सा याद हो गया आपको। अर्ध देखिए बोलिए, आंखें बंद करिए, बोलिए विपरीत स्वर आ, अर्ध विपरीत स्वर, सॉरी अर्ध समृत स्वर ओए। अब समृत स्वर क्या होता है बच्चा, बंद होना। जैसे हम लोग देखिए मुंह बंद करके बोल सकते हैं आप, ई ई उ, देख रहे हैं, मुंह पूरा खोलने की जरूरत ही नहीं पड़ रही है। तो आप बोलिए मुंह से, ठीक है ना। हिंदी एक वैज्ञानिक भाषा है बालक, जितना आप उसको बोलेंगे, जितना बोल के यूज करेंगे, उतना आपको बेहतर तरीके से समझ में आएगा। क्लियर है। तो विपरीत स्वर आ हो गया, और अर्ध समृत स्वर ओए, ओ और ए। अब बच गया समृत स्वर। समृत स्वर का मतलब होता है बंद होना, तो ई ई उ। क्लियर है। और अर्ध समृत, अर्ध विपरीत स्वर जो होता है बालक, वो ए ओ अ हो जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। अब कह रहा है ओठ के आधार पे, तो इसको सीखने की जरूरत है नहीं बालक। ओठ का मतलब जिसमें ओठ गोल नहीं होते। बोल के देखिए अ, आ, ए। ओठ गोल हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो ये अवृत्ताकार हो गया। वृत्तमुखी का मतलब होता है जिसमें आपको वृत्ताकार होता है, जैसे उ औ। तो भाई जाहिर सी बात है, आप बोल के देखेंगे तो आपको क्लियर समझ में आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अब नाक के आधार पे एक निरनुनासिक होता है, दूसरा अनुनासिक होता है। निरनुनासिक का मतलब जितने भी स्वर आप देख रहे हैं, जैसे अ, आ, ई, उ, ठीक है ना, वो सभी के सभी निरनुनासिक है। मतलब इनकी ध्वनि बालक मुख से निकलती है, नाक से नहीं। जैसे अगर हम ऐसे बोल, देखिए चांद, देखिए नाक से निकला चांद, बस में रहे चांद। देखिए मैंने बोला ऐसे। अब देखिए जितना भी अ बोलिए, देखिए नाक बंद करके बोलेंगे तभी सही आएगा, जैसे लेकिन ऐसे बोलिए चांद, चांद, नाक से आवाज निकल ली, बंद करने पे समझ में आ जा रहा है, ठीक है ना। तो अनुनासिक यानी कि नाक से साउंड निकले तो अनुनासिक, और नाक से साउंड नहीं निकले, वर्नली वन मुंह से निकले, तो वो निरनुनासिक। क्लियर है। देखिए नेक्स्ट, अयोग्यता की बात मैंने बोल ही दिया है कि इनका कोई योग्यता नहीं है, क्योंकि स्वर की अगर डेफिनेशन की बात की जाती है तो स्वर इति राजन्ते बोला जाता है इसको, कि बिना किसी सहायता के बोला जाता है, उसको हम लोग स्वर कहते हैं। लेकिन यहाँ पर तो अंग सहायता से बोला जाता है, अ धन ऐसे करके, और अ का मतलब हो गया अ धन ह, तो ये सहायता ले लिया जाता है, इसीलिए इसको अयोग्यवाह कहा जाता है, यानी बिना किसी योग्यता के है। इसीलिए इसको हम लोग अपने स्वर से अलग कर देते हैं, ठीक है ना। लेकिन अंग को हम लोग अनुस्वार और अ को विसर्ग कहते हैं। क्लियर है। अब देखिए कुछ संयुक्त स्वर है बच्चा, जिनमें कुछ ना कुछ ऐड होकर बना है, इसीलिए वो संयुक्त स्वर होते हैं। याद करने का बड़ा सिंपल तरीका है, मैंने बताया। देखिए आप किसी को बुलाते हैं, ओए इधर आओ, अब इसका दोनों बड़ा भी कर दो, जैसे कि औ और ए। क्लियर है। इस तरीके से बन गया आपका 4 संयुक्त स्वर, देख रहे हैं। देखिए ओ ए और औ ए, मतलब ओए का बड़ा वाला रूप भी है, तो संयुक्त स्वर हो गया। कितना हो गया, 4, ओए, औ और ए। क्लियर है। अब मूल स्वर की बात करें बालक, तो मूल स्वर 4 होते हैं, अ ई उ री, ठीक है ना, जिनमें कोई भी चीज मिक्स करके नहीं बनाया गया। तो याद कर लिए फिर से। अगर बात करें आपसे संयुक्त स्वर की बालक, तो कितने होते हैं, 4 होते हैं। कौन कौन, एक तो ओ होता है, एक तो ए होता है। और अब देखिए ओ का बड़ा वाला कर लीजिए ओ, और ए का बड़ा वाला कर लीजिए ए। जिसे हम लोग बुलाते हैं ना ओए, तो संयुक्त स्वर होता है, ठीक है ना। जब किसी को बुलाइए वो है तो कहिए कि संयुक्त स्वर है। कुछ स्वरों का अगर उच्चारण स्थल कर लें, तो मैं बार बार कह रहा हूँ बालक, अगर उच्चारण स्थल की बात, उच्चारण स्थान की बात आ रही है, सॉरी ये स्थान है, ठीक है ना। देखिए उच्चारण स्थान है, उच्चारण स्थान की जब भी बात आए बालक ना, तो आप मुंह से पहले बोल के देखिए। जैसे बोलिए, देखिए ओ आ, देखिए कंठ से निकल रहा है, ओ आ, कंठ से निकला है, समझ रहे हैं। अब देखिए ई ई, देखिए नीचे वाला हिस्सा जो टच कर रहा है तालु, ठीक है ना, ई ई।
देखिए ओस्ट, देखिए उ उ, देखिए ओस्ट से आ रहा है ना, उ उ, तो ओस्ट हो गया। ऐसे ही देखिए ये जो जीभ है वो निचले वाले हिस्से पे टच भी कर रहे तालु पे, और हम लोग कंठ से बोल भी रहे, देखिए ए, ठीक है ना, तो ये हो जाएगा कंठ तालु। अब बात आता है ओ और ओ की, बोल के देखिए ओ औ, देखिए ओट सट भी रहा है और यहाँ से साउंड भी निकल रहा है, तो ओ औ, तो ये हो जाएगा आपका कंठ ओष्ठ, ठीक है ना। आप इनको एक बार में आपको याद नहीं होगा बालक, इसको आप ना कई बार बोल के देखिएगा, जितना आप बोलेंगे जितना अभ्यास करेंगे, ठीक है ना। द मोर यू प्रैक्टिस द मोर यू लर्न, ठीक है। जितना ज्यादा आप अभ्यास करेंगे उतना ज्यादा आपको सीखने के लिए मिलेगा। अब आते हैं आपके क्वेश्चन पे कि भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई, देखिए बोला है मौखिक इकाई, मतलब अभी रिटर्न नहीं किया गया, मुंह से निकला है मौखिक इकाई, तब इसको हम लोग क्या बोलते हैं बताइए। तो जब मौखिक इकाई होता है बच्चा, अभी उसको लिखे नहीं है हम लोग, तो वो ध्वनि हो जाता है, ठीक है ना। अगर उसको हम रिटन फॉर्म में कर दिए, ठीक है ना, तो आपका वर्ण हो जाएगा। देखिए कि भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई, देख रहे हैं, लिखित इकाई दे दिया है, और सबसे छोटी भी पूछा है प्लस लिखित भी पूछा है, तो वर्ण हो जाएगा। क्लियर है। वैसे ध्वनि के लिखित रूप को ही हम लोग क्या बोलते हैं, वर्ण बोलते हैं। सेम क्वेश्चन था, आगे देखिए, जैसे भाषा की सबसे छोटी सार्थक लिखित इकाई, अब देखिए बालक कह रहा है कि एक तो सबसे छोटी भी हो प्लस सार्थक लिखित भी हो, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, तब उसको हम लोग शब्द कहेंगे बालक। क्लियर है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग कि भाषा की पूर्ण सार्थक, तो सार्थक भी हो प्लस पूर्ण सार्थक लिखित इकाई हो, तो उसको हम लोग बालक क्या कहेंगे बताइए। तो उसको हम लोग वाक्य कहेंगे। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि स्वरों की संख्या कितनी होती है, अगर आपसे पूछा है स्वरों की संख्या कितनी होती है, तो स्वरों की संख्या बताइए भाई कितनी होती है। 10 होती है, 11 होती है, 12 होती है, 13 होती है, ठीक है ना। तो इसका आंसर आपको देना है, ठीक है ना, क्योंकि मैंने यहाँ आपको बता चुका हूँ मैं स्वरों की संख्या कितनी होती है, तो आप बताएंगे, ठीक है। अब कह रहा मात्राओं की संख्या, कि मात्राओं की संख्या, तो भाई मात्राओं की संख्या बताने वाली बात तो है नहीं, वैसे चलिए बता दे रहा हूँ, मात्राओं की संख्या 10 होती है और स्वरों की संख्या आपकी 11 होती है। क्लियर है ना। तो स्वरों की संख्या 11 और मात्राओं की संख्या 10, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अब कह रहा है अयोगवाह की संख्या कितनी होती है, तो अयोगवाह की संख्या 2 होती है। कौन कौन होती है, एक अंग होता है, दूसरा आपका अ होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से अनुस्वार कौन है, देखिए मैंने अभी बताया अंग आपका अनुस्वार हो गया। फिर पूछा विसर्ग कौन है, तो विसर्ग भाई आपका अ है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, संयुक्त स्वर कितने होते हैं, देखिए संयुक्त स्वर 4 होते हैं, अभी मैंने बताया था आपको, देखिए एक ओ ए, फिर इसका आप प्लूरल कर दीजिए ओ ए, 4 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि निम्न में से संयुक्त स्वर पहचानिए, संयुक्त स्वर आपको पहचाना कि कौन है, तो आपको मैंने याद करा, देखिए ओ ए और अवे, ठीक है ना। तो देखिए ये अ आपका दिया हुआ है, तो ये आपका संयुक्त स्वर हो गया। नेक्स्ट देखिए, मूल स्वरों की संख्या, मूल स्वरों की संख्या बालक 4 होती है। कौन कौन होती है, अ ई उ और री आपका, तो मूल स्वरों की संख्या कितनी होती है, 4 होती है। नेक्स्ट देखिए, ओ आ, भाई जाहिर सा बोल, देखिए ओ आ, तो कंठ हो गया, ठीक है ना। व्याकरण की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं हम लोग, देखिए अब भाषा सा नहीं दिया है बच्चा, व्याकरण दिया हुआ है, तो व्याकरण की सबसे छोटी इकाई पद होती है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, मात्रा कितनी होती है, तो मात्रा, देखिए संख्या नहीं पूछा है, मात्रा पूछा है, तो मात्रा 2 होती है। कौन मात्रा होती है, एक दीर्घ मात्रा होती है, दूसरा लघु मात्रा होती है, ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए, भाषा विज्ञान की दृष्टि से बड़ा उ यानी किस प्रकार का स्वर है, तो बालक है समृद्ध स्वर है, ठीक है ना। देखिए अग्र समृद्ध तो होता ही नहीं है, ठीक है ना, अर्ध विपरीत होगा ही नहीं, और अर्ध समृद्ध नहीं होगा, ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से कौन सा ह्रस्व स्वर है, ह्रस्व मतलब छोटा स्वर है, तो देखिए ये आपका छोटा स्वर है, ये बड़ा स्वर है, दीर्घ स्वर है, दीर्घ स्वर है, दीर्घ, यानी आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से अर्ध विपरीत स्वर कौन है, अब आपको बताना है अर्ध विपरीत कौन है, ठीक है ना। तो ये देखिए ये तो समृद्ध स्वर हो जाएगा, ठीक है, और ये देखिए अर्ध समृद्ध स्वर हो जाएगा, तो ये होगा नहीं आपका, तो अर्थात ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें कह रहा है आपको बताना कि अर्ध समृद्ध वर्ण कौन सा है, ठीक है ना। तो क्या आ होगा, ए होगा, ई होगा, तो इसमें ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है ना। विपरीत स्वर कह रहा है, तो विपरीत स्वर आपका आ होता है, पूरा मुंह खुला हो रहता है, जिसे हम लोग बोलते हैं कि आ, ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए, अब जिह्वा के आधार पर वर्णों कितने प्रकार होते हैं, तो जिह्वा के आधार पर वर्णों के 3 प्रकार होते हैं, ठीक है ना। अग्र स्वर, देखिए मैं बता दे रहा आपको, अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर, ठीक है ना, ये 3 होते हैं बालक। क्लियर है। अब देखिए नेक्स्ट, इनमें से संयुक्त स्वर नहीं है, तो संयुक्त स्वर कौन कौन थे देख लीजिए आप, ओ ए और औ ए। अब जो इसमें से नहीं होगा आप क्लियर कर लीजिएगा, ये वाला नहीं है। तालु के आधार पर उच्चारित वर्ण कौन है, तालु के आधार पे, अब आप बोल के देखिएगा,
जो आपको आएगा वो तालु के आधार पे हो जाएगा। मैंने नोट कराया आपको, ठीक है ना। निम्नलिखित में से ओठ के आधार पर उच्चारित वर्ण है, ओठ के आधार पे बोल के देखिएगा आप कौन है। अ आ रहा है, ई आ रहा है, ऊ आ रहा है, ओ, ये कंठोष्ठ हो जाएगा, ठीक है ना। ये ऑप्शन नंबर सी सही होगा, ये कंठोष्ठ वाला, ठीक है। अब देखिए उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर स्वरों की संख्या कितनी होती है। तो उच्चारण में देख लीजिए 3 होता है बच्चा, ठीक है ना। उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर स्वरों की संख्या कितनी होती है, 3 होती है, ठीक है ना। हर स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर, ठीक है ना। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। चैनल पे नए हैं तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो बस आज के लिए इतना ही।